नमस्कार, डे वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 का चैप्टर नंबर 4 राजस्थान में औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू और राजस्थान में एमएसएमई सेक्टर के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान में निर्यात और निवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं एक बार कि पिछले चैप्टर में हमने एक एमएसएमई नीति पढ़ी थी जो 17 सितंबर 2022 को लागू की गई थी। वो मैंने भारत की एमएसएमई नीति बता दी थी, वैसे वो राजस्थान की एमएसएमई नीति है, उसको आप ठीक कर लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं राजस्थान में निर्यात के बारे में। राष्ट्रीय निर्यात में राज्य के निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, राष्ट्र का निर्यात है उसमें राज्य के निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार नियंत्रण कार्यक्रमों, सुधारों और योजनाओं से निरंतर प्रयास कर रही है। ठीक है, अब हम एक एक प्रयास को या योजनाओं को हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, मैं बता दूं आपको राजस्थान में निर्यात। तो राजस्थान मुख्यतः 16 प्रकार के उत्पादों का निर्यात करता है और इन 16 में भी 5 उत्पाद ऐसे हैं जिनका राज्य जो टोटल 100% उत्पाद है उसमें वो निर्यात, उसमें 60% से भी ज़्यादा योगदान है 5 उत्पादों का। ठीक है, अब ये 5 उत्पाद क्या है तो इसको आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हो। वैसे ट्रिकों के चक्कर में तो रहना मत, लेकिन एक बार देख लो। ईजी जो कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं उसको हाथ में रखना, ईजी हाथ में रखे। तो सबसे पहले ई, फिर एच, ई जी, ई और जी, एच हाथ मतलब टी, एम मतलब एम और आर मतलब ए आर। तो पहला तो इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स। दूसरा है हैंडीक्राफ्ट्स, तीसरा है टेक्सटाइल, कपड़े मतलब टेक्सटाइल। चौथा है मेटल, धातु। और पांचवा आर मतलब रासायनिक उत्पाद। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इनका क्रम भी यही है, सबसे ज़्यादा सबसे कम। ठीक है, इजी हाथ में रख, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल, मेटल और रसायन। ये 5 उत्पाद ये ऐसे हैं जिनका योगदान राजस्थान निर्यात कर रहा है, उसमें 60% से भी ज़्यादा योगदान है इनका। ठीक है, और कुल 16 उत्पादों का राजस्थान निर्यात कर रहा है, ये तो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में ये निर्यात हो रहा है, इनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान सरकार का एक मिशन है, मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो, यह मिशन 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। 29 जुलाई 2021 को शुरू किया। इसके नाम से पता चला निर्यातक बनो, यानी कि नवीन निर्यातक बनाना है। इसका उद्देश्य यही है, नवीन निर्यातक बनाना है। और इस बार इसका लक्ष्य रखा है 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और इसका अभी सेकंड फेज, इस मिशन का अभी सेकंड फेज चला है 5 दिसंबर 2022 से। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अभी रेट का कोई एग्जाम हुआ था अभी, उसमें इसकी ये डेट पूछी थी शायद। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इसमें निर्यातक बनाना है ना, और ये नवीन निर्यातक बनाने के लक्ष्य रखे 22,731 और 5 इसका सेकंड फेज 5 दिसंबर 2022 को शुरू किया गया था। इसमें इतना ही पढ़ना है। दूसरा है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार, यह पुरस्कार 2019 से शुरू किए गए थे और 2019 से शुरू किया गया है और इसमें 32+1 पुरस्कार दिए जाते हैं उत्कृष्ट निर्यातकों के लिए। किसके लिए? उत्कृष्ट, जिन्होंने निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है। उत्कृष्ट निर्यातकों को यह
अवार्ड दिया जाता है। इसमें एक अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है, एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड। इस बार शायद 28+1 को दिया गया है, ये कोई नहीं पूछेगा और ये भी कोई नहीं पूछेगा, इसको देख लेना एक बार। फिर है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया था 2019 में, बस ये भी देख लेना, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये इस बार ही जुड़ा है तो इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको हम डिटेल से देखते हैं एक बार। इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है एक जिला एक उत्पाद, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मतलब सभी जिले चूज करने हैं 33 के 33, और उनमें किस प्रोडक्ट की विविधता ज़्यादा है या ज़्यादा उसके निर्यात हो रहा है या वहाँ पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, तो उसका क्या करना है, अपने को चयन करना है और उसका प्रोत्साहन करना है। ठीक है, तो इसके लिए राजस्थान के 33 के 33 जिलों में 33 प्रोडक्ट्स का क्या किया गया है, चयनित किए गए हैं। तो वो एक एक आपको याद होना चाहिए। वैसे थोड़े कठिन है, लेकिन हम एक एक करके पढ़ेंगे, मैप के थ्रू इसको पढ़ेंगे और इसको आसान बनाएंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ 33 के 33 एक बार, तो आप देखना। तो पहले सबसे पहले मैप बनाना मेरे को वैसा आता तो नहीं, लेकिन ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। ऊपर वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? एक तो गंगानगर है, एक हनुमानगढ़ है, पूरा लिखो क्या, पूरा तो आएगा नहीं, चलो समझ जाना, एक बीकानेर है और एक चूरू है। ठीक है, ये 4 जिले तो ऊपर हो गए। ऐसे याद, नीचे वाले 4 कौन कौन से हैं? एक तो आ गया अपना डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा, एक उदयपुर और एक प्रतापगढ़। ये 4 जिले हैं। इधर 3 है, एक तो जैसलमेर हो गया, एक जोधपुर हो गया, एक बाड़मेर हो गया। ये 3 जिले इधर। इधर वाले पूर्व वाले 3 कौन कौन से हैं? भरतपुर, इधर धौलपुर और एक करौली। ऐसे एक बार देखना, चारों दिशाओं में ऊपर 4 जिले, नीचे 4 जिले, बगल में 3-3 जिले। और मैं यहाँ पे 2 गोले और कर लेता हूँ आगे वाले जिलों के लिए, ये बाद में बताऊँगा मैं। एक तो झुंझुनू और एक सीकर। ठीक है, सबसे पहले हम इनको देखेंगे, इनमें क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे सबसे पहले अपन याद करेंगे जीएस। एक टर्म है जीएस, सुना होगा, जनरल स्टडी। तो ये आपको पता होना, जीएस, ऊपर जीएस नीचे भी जीएस। ठीक है, जनरल स्टडी का पेपर होगा अपना, होता है, उस हिसाब से जीएस देख लेना। और इधर देखना है पीएफआई, ये बता दूंगा। इधर ओएमआर मार्कशीट पढ़ते हैं ना, वो वाली ओएमआर। ये 4 अपने को पता होना चाहिए, ऊपर नीचे जीएस, पश्चिम में पीएफआई और पूर्व में ओएमआर। ठीक है, ये 2 तो जीएस मतलब पेपर जनरल स्टडी का, ओएमआर अपन भरते ही हैं। और ये पीएफआई कैसे याद करें? पीएफआई ऐसे याद कर सकते हैं, अभी पिछले 2-3 महीनों में चर्चा में रहा था, रोज अखबार में आता था मेन पृष्ठ में, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक आतंकवादी संगठन करार किया गया है। उसके मुख्यालय पे रेड पड़ी है भारत सरकार द्वारा और उन्हें बंद किया गया है। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हो पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ। अब चलते हैं आगे, अपने को कैसे करना है। जीएस, जी मतलब, एक तो जी मतलब होता है गम पाउडर, जी आ गया तो गम पाउडर याद कर सकते हैं अपन। और दूसरा ग्वार पाउडर या प्रोडक्ट। और एक एस बचा, ऊपर वाले 2 में तो जी है, गम पाउडर और ग्वार पाउडर। फिर एस मतलब सिरेमिक प्रोडक्ट, एस मतलब सिरेमिक प्रोडक्ट। बचा
चूरू, तो चूल्हे में क्या चाहिए? लकड़ी। चूल्हे में क्या चाहिए? लकड़ी। चूल्हे के लिए क्या है? लकड़ी के प्रोडक्ट, लकड़ी के उत्पाद। ठीक है, तो मैं बताऊँ जीएस से अपने याद करेंगे इसको, गम पाउडर और ग्वार पाउडर दो ऊपर वाले, गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए, और बीकानेर के लिए सिरेमिक प्रोडक्ट पाउडर, ये है बीकानेर के। चूरू के लिए चूल्हे में लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी के उत्पाद। ये 4 जिले अपने ऐसे याद करेंगे। ठीक है, गम पाउडर क्या होता है मैं इसे बता दूं। गम पाउडर ये मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए यूज़ होता है, चिकित्सकीय यूज है इसका। और सिरेमिक प्रोडक्ट तो आप जानते ही होंगे। सिरेमिक प्रोडक्ट वो नहीं, चीनी मिट्टी की वो मूर्तियाँ देखी होगी आपने, या बर्तन देखे होंगे, या वो गुलदस्ते आते हैं ना, फूलदान, वो उनको बोलते हैं सिरेमिक प्रोडक्ट। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब नीचे भी एक जी है और एक एस है। वैसे याद तो मैं GST करवाना चाह रहा था, लेकिन टी में याद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि टी प्रतापगढ़ का थेवा कला है, थेवा कला से लिया गया है। तो आप मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैच वाला पूछा जाएगा। इधर 4 ऑप्शन होंगे और चारों से आपसे मैच करवाया जाएगा। तो आप थेवा कला आएगी, तो आपको पता है थेवा कला तो प्रतापगढ़ की है, तो इसको आप याद करो या मत करो, आपको वैसे ही पता है। ठीक है, तो मैं टी हटा दिया, यहाँ से GST था तो ये इसका टी हट गया, अब बचा GS। तो जी में अपन को याद करना है ग्रेनाइट मार्बल, ग्रेनाइट या मार्बल। और एस में करना है, एस में करना है सिंथेटिक यार्न, सिंथेटिक यार्न। ठीक है, अब ये किधर है? इसमें तो देखो 2 हॉरिजॉन्टल देखे थे, अब इसमें 2 वर्टिकल देखेंगे, उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर में क्या है? ग्रेनाइट या मार्बल, ये जी। और बचा क्या? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में सिंथेटिक यार्न। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार देखोगे आप तो आप इसमें चुनाव कर पाओगे ऑप्शन में, तो एक बार ढंग से देखना। ऊपर वाला GS का मतलब फटा हमने गम पाउडर, ग्वार पाउडर, ये हमने हॉरिजॉन्टल देखा। इधर एस नीचे है सिरेमिक प्रोडक्ट, इधर वर्टिकल देखना है। उदयपुर डूंगरपुर में क्या है? ग्रेनाइट या मार्बल। और प्रतापगढ़ का याद करना नहीं है, थेवा कला सबको पता है। और बांसवाड़ा का सिंथेटिक यार्न, सिंथेटिक यार्न क्या होता है? ये मतलब कि पॉलीमर होता है, मानव निर्मित पॉलीमर। ठीक है, कपड़े बनाने में इसका यूज़ होता है। ये नायलॉन के कपड़े आते हैं ना, उनमें इसका यूज़ होता है। ठीक है, वो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पर निर्यात हो रहा है यहाँ से, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट इसको घोषित कर दिया गया। तो अपने को 4 और 4 8 जिले तो अपने को याद हो गए। अब मैं यहाँ पे 2 गोले कर रखा हूँ, झुंझुनू का गोला, एक तो झुंझुनू का गोला और एक सिक्कर का गोला। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे, ऐसे, यानी चूरू में जो है वही झुंझुनू में है लकड़ी का उत्पाद, और वही सिक्कर में है लकड़ी का उत्पाद, यानी फर्नीचर। ठीक है, तो 4 4 2 8 8 3 11 11 अभी तो और है, अभी तो ये 3 और बताऊँ मैं, पहले फिर जोड़ते हैं जिले। 3 पश्चिम में चलते हैं। पश्चिम में PFI याद किया था हमने, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक आतंकवादी संगठन, उस हिसाब से PFI याद कर सकते हैं। P मतलब पीला पत्थर, पीला पत्थर सबको पता है कहाँ पे? जैसलमेर में, तो ये हो गया। F मतलब होता है फर्नीचर, मतलब क्या होता है, हमने ये ट्रिक बनाई है याद करने के, फर्नीचर ये है जोधपुर में। और I मतलब इसबगोल, इसबगोल, इसका यूज़ हम डायबिटीज़, पेचिस रोग इसमें करते हैं। ये बाड़मेर के लिए, ये बाड़मेर के लिए, ये इसके लिए, ये जैसलमेर के लिए। PFI याद हो गया। P मतलब पीला पत्थर जैसलमेर के लिए, F मतलब फर्नीचर जोधपुर के लिए, और I मतलब इसबगोल बाड़मेर के लिए। ठीक है, अब चलते हैं पूरब में। पूरब में हमने क्या? OMR भरते हैं अपन। तो इसमें OMR याद नहीं करना, OMS याद करना, R की जगह OMS, R के बाद S आता है, एक जोड़ना है। ठीक है, O मतलब ऑयल, ऑयल कौन सा ऑयल? खाद्य ऑयल, खाद्य तेल। दूसरा M मतलब मिल्क, मिल्क पाउडर। S मतलब सैंडस्टोन। ठीक है, 3। तो भरतपुर में देखेंगे, पहला भरतपुर का है, तो भरतपुर में ऑयल, कौन सा ऑयल है? खाद्य ऑयल, खाद्य तेल। दूसरा है धौलपुर, धौलपुर में मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर। और तीसरा करौली का है सैंडस्टोन, ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भी, करौली में सैंडस्टोन ज़्यादा पाया जाता है। वैसे इसके खिचड़ी तो हो गई, लेकिन आपको याद हो गया होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। ऊपर वाले 4 जिले पढ़े, उसमें GS के तरह से याद किया आपने, गम पाउडर, ग्वार पाउडर, सिरेमिक प्रोडक्ट और चूल्हे में लकड़ी। और उसके 2 नीचे में भी चूल्हे में लकड़ी ही करनी है।
नीचे 4 जिले हैं, उसमें भी अपने को जीएस के थ्रू याद किया। वैसे जीएसटी के थ्रू याद करवाया था मैं आपको, लेकिन टी हटा दिया हमने क्योंकि थेवा कला की वजह से। तो हम देखें उदयपुर, इसमें वर्टिकल देखेंगे ग्रेनाइट और मार्बल, बचा बांसवाड़ा में सिंथेटिक यार्न। इस ये क्या होता है मैं बता दिया था। ऊपर नीचे हो गए 4 दूनी 8 और 2 10 जिले तो ये हो गए। अब 3 पूर्व हो गए 13 और 3 इधर 16 6, मतलब 16 जिले तो कंप्लीट हो गए। 3 इधर किया आपने PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पी मतलब पीला पत्थर, एफ मतलब फर्नीचर, आई मतलब इसबगोल जो बाड़मेर में। 3 पूर्व में चले OMR का RS करना है, OMS करना है, ऑयल, मिल्क और सैंडस्टोन। ठीक है, इस प्रकार हमने 16 जिले तो पढ़ लिए। और अब आगे चलते हैं। ऐसे ही कर लेना, ये बहुत आसान तरीका बताया हूँ याद करने का मैं, रटने से अच्छा है एक बार थोड़ा समझ के करो। ठीक है, अब हम 16 पढ़ लिए। अब 4 जिले हम कोटा संभाग के देखेंगे। कोटा संभाग के देखेंगे तो कोटा में आता है बूंदी, या हाड़ौती क्षेत्र मान लो, एक बारा मान लो, बारा आता है, और एक कोटा खुद और एक झालावाड़। इनको याद करना आसान है। वो कैसे है वो बताता हूँ मैं। बूंदी में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? चावल की, इसलिए बूंदी को राजस्थान का धान का कटोरा कहते हैं, ये पता होना चाहिए। तो चावल किसके लिए है? बूंदी के लिए। और सोयाबीन के सबसे ज़्यादा खेती होती है, ये कसी होती है बारा में, बारा और कोटा में होती है, लेकिन ज़्यादा बारा में होती है। तो बारा में सोयाबीन। और झालावाड़ के तो संतरा प्रसिद्ध, आपको पता ही है इसका, तो बिना बताए पता होगा ये तो बचा कौन सा? कोटा। तो कोटा में कोटा डोरिया, हस्तशिल्प है कोटा डोरिया, ये चीज़ एक बार देख लेना। बूंदी में चावल सबसे ज़्यादा होते हैं, इधर सोयाबीन होते हैं बारा में, संतरा का पता है झालावाड़ में, कोटा में कोटा डोरिया। तो इसका मैच तो आप कर ही दोगे। और ठीक है, अब चलते हैं जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में चलते हैं। जयपुर संभाग में क्या पावे? जयपुर संभाग में एक तो है झुंझुनू, बगल में है अलवर, नीचे है सीकर, फिर अपना जयपुर है, 5 जिले, एक है दौसा। इनको भी देख लेते हैं। मैं मैप में बताया था चूरू के जस्ट नीचे झुंझुनू और सीकर में लकड़ी के प्रोडक्ट है, तो ये 2 तो उठा दो, पहले ही कर लिया अपन। रहा जयपुर। जयपुर में तो पता है सबसे ज़्यादा क्या है? ब्लू पोट्री, एक तो ब्लू पोट्री और जेम्स एंड ज्वेलरी। ज्वेलरी का काम जयपुर में ज़्यादा होता है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है। अलवर में ये भिवाड़ी और निमराना वाला क्षेत्र है ना, भिवाड़ी और निमराना वाला क्षेत्र है, निमराना वाला क्षेत्र है, वो ऑटोमोबाइल का हब है। ऑटोमोबाइल का हब है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन, अलवर में कौन सा आ गया? ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या प्रोडक्ट। ठीक है, अलवर का ऐसा याद कर ले। बचा दौसा, तो दौसा आपको याद ही करना पड़ेगा, कारपेट या स्टोन प्रोडक्ट, स्टोन आर्टिकल। कल्स। ठीक है, कारपेट तो दरी के टाइप का आता है बिछाने के लिए, स्टोन आर्टिकल मतलब स्टोन की मूर्तियाँ वगैरह, बर्तन वगैरह वो। ठीक है, तो अपने को ये जयपुर संभाग याद हो गया। जयपुर में ब्लू पोट्री और जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ऑटोमोबाइल कहाँ पे है? प्रोडक्ट अलवर में। ठीक, और इसके लिए औद्योगिक पार्क वो बने हुए हैं वहाँ पे। और चले आगे, दौसा में कारपेट और स्टोन। ठीक है, लोगों 25 जिले के लगभग तो अपने कंप्लीट हो गए। अब जो बाकी के बच्चे हैं वो आपको याद ही है वैसे ही, तो एक बार मैं लिख देता हूँ। एक तो नागौर बच गया, नागौर में तो मकराना प्रसिद्ध है, मकराना का मार्बल, तो मार्बल या ग्रेनाइट, ग्रेनाइट या मार्बल। अजमेर बच गया अपना, अजमेर में किशनगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ प्रसिद्ध है वही ग्रेनाइट
और मार्बल के लिए, तो अपन ऐसे देख के टिक मार देंगे इनको। तो फिर चला आगे चले पाली। पाली में सोजत का नाम तो सुना होगा आपने, जीआई टैग मिला है किसको, मेहंदी, सोजत की मेहंदी को। तो यहाँ पे है मेहंदी। ठीक है, आगे चले भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का नाम लिखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर मैं लिख देता हूँ। भीलवाड़ा में कपड़े, गारमेंट्स, ध्यान आपको, गारमेंट्स कपड़े, ये भी डेनिम वाले, डेनिम गारमेंट्स। ठीक है, वैसे हो गए होंगे लगभग, एक बार मैं देख लूँ कोई बाकी तो नहीं रह गया। हाँ, जालौर बाकी रह गया। जालौर, जालौर में हम कल्चर में पढ़ते हैं। जालौर की क्या प्रसिद्ध है, मोजड़ी, एक जूती आती है मोजड़ी जूती, तो वो प्रसिद्ध है जालौर की। तो इस हिसाब से अपन राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद के बारे में पढ़ लिए हैं, आसान तरीके से मैं बताया हूँ। तो एक बार इस वीडियो को एक दो बार दोबारा चला के देखना, ये एक दो बार देखने पे आपको याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे राजस्थान में उद्योग विभाग। राजस्थान में उद्योग विभाग, तो सबसे पहले तो ये देख लो, राजस्थान में जो उद्योग विभाग है ना, उसका नाम अभी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया है। अब आप सोचोगे यार तक ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, तो हमें पता ही है। तो ये पहले बता दूं मैं आपको, अपने को पता नहीं रहता ये छोटी छोटी बातें। ये भी ग्राम सेवक वीडियो का पेपर होता है 21 में, उसमें पूछ लिया है कि राजस्थान के उद्योग विभाग का नया नाम क्या है, तो नाम है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ठीक है। और राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र है। जिला उद्योग केंद्र है 36 और 8 उपकेंद्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना ही पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, रिप्स योजना है। ये RS में हमारे टाइम पूछी गई थी अभी पिछले वाले में, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, क्योंकि इसका सेकंड फेज आया है अभी। तो पहला फेज था इसका, पहला फेज राजस्थान, मैं एक बार लिख दूँ, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मतलब रिप्स योजना। ठीक है, इसका फर्स्ट फेज 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। इसका फर्स्ट फेज 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था कि जो नए उद्यमी है ना, या नए उद्योगों की स्थापना के लिए, नए उद्योगों की स्थापना के लिए, स्थापना हेतु जो SGST है ना, स्टेट GST, उसमें 100% SGST में 100% छूट दी जाती थी 7 वर्ष के लिए। 7 वर्ष के लिए ये लेके आना था इसमें आंसर, उस टाइम पे हम मेंस दिए थे। लेकिन पिछले साल तक तो 100% थी, लेकिन इस बार इस सर्वे में इसको 75%, 75% ही कर दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो नए उद्योगों की स्थापना है उसके लिए SGST में 7 वर्ष के लिए 75% की छूट दी जा रही है अभी, ये इसका उद्देश्य था। अभी इसका सेकंड फेज आया है, इसका सेकंड फेज आया है 7 अक्टूबर 2022 को। तो ये डेट आपको पता ही होनी चाहिए, ये डेट पूछते हैं एग्जाम में। ये दोनों डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों डेटों को आपको याद करना है। ठीक है, सेकंड फेज। अब सेकंड फेज का उद्देश्य देखते हैं क्या है। रिप्स योजना का सेकंड फेज, सेकंड चरण 7 अक्टूबर 2022 से। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो पहला उद्देश्य तो ये है, पहला उद्देश्य ये है, हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक, तो औद्योगिक में तो विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, और अगला चैप्टर आएगा सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। जो राजस्थान की इकोनॉमी की मुख्य कड़ी है विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो रिप्स योजना का उद्देश्य यही है कि दोनों क्षेत्रों में जो प्रतिवर्ष विकास हो रहा है, आर्थिक वृद्धि हो रही है, प्रतिवर्ष विकास की वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि 15% पे हो।
मतलब हर साल इन दोनों क्षेत्रों की जो वृद्धि हो रही है ना अभी, उसको बढ़ाकर 15% तक करना है, उसके साथ विकास हो। पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है कि रोजगार सर्जन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि रोजगार सर्जित कर रहे हैं ना, वो अपने को 10 लाख रोजगार सर्जन करना है। 10 लाख रोजगार सर्जित करना है, 10 लाख रोजगार सर्जित करना है 2027 का ये लक्ष्य 2027 के लिए रखा है। 10 लाख रोजगार सर्जित करने का लक्ष्य रखा है। तीसरा है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, जो भी चर्चा में रहा है, काफ़ी चल रहा है, और वैकल्पिक ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा मान लो, सौर ऊर्जा मान लो, कुछ ही मान लो, वैकल्पिक ऊर्जा। ये नए क्षेत्र है, नए क्षेत्र है, इनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये भी इसका उद्देश्य है, या इनमें निवेश बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि निवेश के लिए पढ़ रहे हैं हम ये योजना। और चौथा पॉइंट है कि पूरा विश्व ही जल व क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, तो हम पीछे क्यों रहे? तो उसकी तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम भी थोड़े बहुत चलने ही चाहिए। ठीक है, ये 4 इसके उद्देश्य हैं। पहला तो विनिर्माण सेवा क्षेत्र में जो प्रतिवर्ष विकास हो रहा है, उसकी विकास दर 15% पे ले जानी है अपने को, या 15% से भी ज़्यादा ले जानी है। दूसरा है रोजगार सर्जन। रोजगार सर्जन का लक्ष्य 2027 के लिए रखा है, 10 लाख रोजगार होने चाहिए। और तीसरा है जो ग्रीन हाइड्रोजन और ये वैकल्पिक ऊर्जा सोर्स है, ये नवीन क्षेत्र है, इनको प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। और चौथा है क्लाइमेट चेंज के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधित कार्यक्रम भी नियंत्रण लागू किए जाने चाहिए। ठीक है, ये इसके 4 उद्देश्य हैं। अब इसमें क्या प्रावधान है, प्रावधानों को भी देख लेते हैं। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उनके लिए तो ये डेट ही पूछेंगे, अंदर इतना डीपली नहीं पूछ सकते, लेकिन एक बार देख लो आप। मेंस के लिए 10 नंबर में या 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो अपन इसमें क्या प्रावधान है, तो प्रावधानों को देखेंगे एक एक को। पहला प्रावधान यह है कि योजना में प्राथमिक 8 श्रेणियां हैं। प्राथमिक 8 श्रेणियां हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन श्रेणियां हैं। उनको कस्टमाइज्ड परिलाभ या बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, अभी 8 श्रेणियां कौन कौन सी है? एक तो एमएसएमई सेक्टर हो गया, एमएसएमई। दूसरा विनिर्माण पढ़ रहे हैं, विनिर्माण मान लो इसमें। तीसरा सेवा क्षेत्र की श्रेणी होगी। चौथा स्टार्टअप्स हो गए। पांचवा अगर नवीनीकरण ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा हो गई। ऐसी 8 श्रेणियां हैं, उनको कस्टमाइज्ड परिलाभ दिया जाना चाहिए। और दूसरा हम जो ये पढ़ रहे हैं एमएसएमई सेक्टर, क्या एमएसएमई पढ़ा हमने, एमएसएमई को क्या दिया जाना चाहिए? कस्टम परिलाभ दिया जाना चाहिए। तो ये एमएसएमई है ना, एमएसएमई सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, उनको ये परिलाभ तो दिया जाना चाहिए। उनके अलावा भी, इस परिलाभ के अलावा, बेनिफिट्स के अलावा भी क्या दिया जाना चाहिए? ब्याज में अनुदान दिया जाना चाहिए। ये इसका दूसरा प्रावधान है। और तीसरा प्रावधान क्या है? तीसरा प्रावधान ये विनिर्माण और सेवा क्षेत्र है ना, जो विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में जो भी निवेशक 50 करोड़ से अधिक निवेश कर रहे हैं, 50 करोड़ से अधिक निवेश कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित पैकेज दिया जाएगा। अब ये प्रोत्साहित पैकेज क्या है? ये थोड़ा हार्ड सा होता जा रहा है, लेकिन एक बार देखो, इनको समझ में आएगा। ओरिजिनल सर्वे को देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एक बार इनको देख लो। पहले में प्राथमिक श्रेणियाँ हैं, उनको कस्टमाइज परिलाभ दिया जाएगा। और इसमें भी जो पहली है एमएसएमई सेक्टर है, फर्स्ट श्रेणी, उसको ये परिलाभ दिया जा रहा है, उसके अलावा भी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और तीसरा है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, इसकी तीसरी श्रेणियाँ हैं। उनमें अगर 50 करोड़ से ज़्यादा जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, उनको प्रोत्साहित पैकेज दिए जाएंगे। अब ये प्रोत्साहित पैकेज क्या क्या है, एक बार 3 देख लेते हैं। इसमें 3 प्रोत्साहित पैकेज यहाँ आएगा नहीं,
यहाँ लिख लेता हूँ मैं कौन कौन से पैकेज है। एक तो है प्रोत्साहित पैकेज, ठीक है, प्रोत्साहित पैकेज। तो पहला है परिसंपत्ति निर्माण के लिए पैकेज, निर्माण के लिए पैकेज। दूसरा है विशेष पैकेज, विशेष प्रोत्साहित पैकेज, विशेष प्रोत्साहित पैकेज। और तीसरा है छूट का पैकेज, छूट में क्या गया। ये 3 पैकेज है। तो पहला तो है परिसंपत्ति निर्माण के लिए पैकेज। तो परिसंपत्ति निर्माण, अगर कोई निवेशक परिसंपत्ति इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया उनका निर्माण कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा। एक तो इसमें भी 3 सब पॉइंट है, 3 सब पॉइंट है। पहला है निवेश सब्सिडी। एक तो निवेश सब्सिडी, निवेश सब्सिडी यानी कि SGST में छूट, SGST में छूट, SGST में छूट। और दूसरा है, शायद में एक बार देख लूँ यार, हाँ, दूसरा है पूंजीगत अनुदान, पूंजीगत अनुदान। तीसरा है टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव। मैं भी इसको पहली बार देख रहा हूँ इसलिए थोड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं बता दूँ आपको, जो भी इन्वेस्टर है जो परिसंपत्ति निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं उनको ये तीन अनुदान है, मान लो इंसेंटिव होते हैं, विशेष सब्सिडी या पूंजीगत अनुदान या टर्नओवर इंसेंटिव। इन तीनों इंसेंटिव में से एक इंसेंटिव चुनने का अधिकार है जो उसको अच्छा लगे, जो उनके लिए किफ़ायती हो। और विशेष प्रोत्साहित पैकेज में क्या है कि अगर ये रोजगार सर्जन के लिए भी कार्य करेंगे, ये निवेशक है रोजगार सर्जन के लिए कार्य करेंगे, तो इनको अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो सकता है, ये स्किल कौशल के क्षेत्र में हो सकता है, ये देख। और तीसरा है छूट दी जाएगी इन्हें भूमि कर है, जो भूमि आवंटित की जाएगी, भूमि कर हो गया, विद्युत शुल्क हो गया या मंडी शुल्क हो गया, इनमें 100% की छूट दी जाएगी। तो ये इतना देखना नहीं है, तो मैंने ज़्यादा डीपली बता दिया, लेकिन एक बार इनको देख लेना कि प्रोत्साहित पैकेज 3 है, परिसंपत्ति निर्माण के लिए, विशेष प्रोत्साहन के लिए, छूट के लिए। छूट तो है भूमि कर, विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में है। और विशेष प्रोत्साहन ये रोजगार देंगे, उनको अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसमें प्रशिक्षण कौशल दे सकते हैं। और परिसंपत्ति निर्माण में उनको जो किफ़ायतें लगे, निवेश सब्सिडी मिलेगी SGST में, पूंजीगत अनुदान मिलेगा या टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा, इन तीनों में से एक चुनने का अधिकार होगा, ठीक है। ये तीसरा प्रावधान था इसका, एक बार देख लेना इनको। इस प्रकार ये रिप्स योजना का सेकंड फेज पूरा हुआ। ये मेंस में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। बहुत गंदा सा नाम है, लेकिन ऐसे याद कर सकते हैं, लघु वाणिज्य वाहन, जो स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल है। जो भी आवेदक है जो स्मॉल वाणिज्य के वाहन खरीद रहे हैं उनको मतलब कि क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, जिसके लिए वह स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके उनको। तो यह योजना 11 अक्टूबर 2022 को अनुमोदित हुई थी। और एक लॉन्च की डेट है वो आपको PDF में मिल जाएगी, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे में यही डेट दी गई है, इसलिए ये पूछने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ये क्या है, इसमें क्या है कि कोई भी आवेदक है, आवेदक 18 से 45 वर्ष का हो सकता है। इसमें कोई भी आवेदक है वो अगर कोई वाहन खरीद रहा है, कोई वाहन खरीद रहा है, लघु वाणिज्यिक वाहन नाम से पता, वाणिज्यिक स्मॉल कॉमर्शियल वाहन व्हीकल, ये खरीद रहा है, तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है, और ये वाहन कितने का, शायद 15 लाख का है। एक सेकंड, हाँ, इसकी 15 लाख तक है इसकी कीमत वाहन की। 15 लाख तक का कोई लघु वाणिज्यिक वाहन खरीद रहा है, उसकी ऑन रोड प्राइस 15 लाख से कम है,
तो उसको मिलेंगे उस वाहन की कीमत का 10% पैसे या 60,000 रुपये, जो भी कम हो वो मिलेंगे। यानी कि मान लो कि 6 लाख का कोई मान लो ट्रक खरीद लिया, तो इसका 10% होता है 60,000 रुपये, तो वो 60,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर 15 लाख का कोई ट्रक खरीदा तो उसका 10% तो 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये होते हैं। लेकिन उसमें ये दूसरी शर्त लगेगी 60,000 रुपये, मैक्सिमम 60,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसको 60,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। और यह योजना किस आधार पे, पहले आओ और पहले पाओ, जो पहले आएगा पहले आओ और पहले पाओ, इस आधार पे काम कर रही है। ठीक है, ये योजना हो गई अपनी तीसरी। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। यह योजना 8 सितंबर 2022 को अनुमोदित की गई थी और इसके नाम से पता चल रहा है कि दलित और आदिवासी है, मतलब SC/ST के लोग, SC/ST के लोगों का क्या है, उद्यम प्रोत्साहन करना है उनको, मतलब उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है उद्यमों को प्रोत्साहन के लिए। अभी इसमें क्या है कि SC/ST के कोई भी लोग व्यक्ति है उनको उद्यमों में प्रोत्साहन दिलाना है, उद्यमों में प्रोत्साहन दिलाना है या उनकी भागीदारी बढ़ानी है। अब ये उद्यम कौन से होने चाहिए इस योजना में, गैर कृषि से रिलेटेड उद्यम होने चाहिए। जैसे विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम हो गए, विनिर्माण क्षेत्र के उद्योग हो गए, सेवा क्षेत्र, यानी कि गैर कृषि से संबंधित जो भी उद्यम है उनकी स्थापना के लिए अगर कोई भी SC/ST का व्यक्ति है उसको मतलब ऋण लेने पे सरकार अनुदान देगी। अब इसमें कैसे कैसे लोन मिलेगा, 25 लाख तक का लोन, 5 करोड़ तक का लोन और तीसरा है 10 करोड़ तक। अगर ये इन किस्तों में मतलब कि ऐसा लोन लेते हैं, 25 लाख तक के लोन में तो 9% तक की ब्याज सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, और 5 करोड़ में 7% की ब्याज सब्सिडी, और 10 करोड़ तक 6% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी इनको। यह है। और जो परियोजना लागत है ना, परियोजना लागत उनका 25% दिया जाएगा, 25% ये भी दिया जाएगा, मैक्सिमम 25 लाख तक। और इसमें 1000 व्यक्तियों को, SC/ST व्यक्तियों को, उद्यमियों को चयन करने का इस बार लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में औद्योगिक नीति। राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति 1978, फर्स्ट औद्योगिक नीति 1978 में लागू की गई थी और वर्तमान में 7वीं औद्योगिक नीति लागू की गई है 1 जुलाई 2019 से। ठीक है, 19 है ना, हाँ। ये लेटेस्ट औद्योगिक नीति है जो 7वीं औद्योगिक नीति है। ठीक है। इस प्रकार हमने राजस्थान में निर्यात और निवेश पढ़ा। काफ़ी ये चैप्टर मुश्किल सा है, लेकिन इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको और बार बार देखना पड़ेगा। इसमें रिप्स योजना इंपॉर्टेंट थी और ये 2 योजना है, ये भी अभी नई जुड़ी है 2022 में, ये इनको भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और औद्योगिक नीति है जो लेटेस्ट वाली 7वीं, उसका 1 जुलाई 2019, वो भी आपको डेट याद करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन राजस्थान में निवेश से संबंधित जो भी संगठन काम कर रहे हैं निवेश को बढ़ावा देने के लिए, उनका हम एक बार देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।